मैं ये मानता हूं कि इस देश के युवाओं से, इस देश के बच्चों से जिस भाषा में, जिस अंदाज में हम बड़ों को बात करनी चाहिए वो हमने नहीं की। और शायद यही वजह है कि 21वीं सदी के भारत के बच्चों के साथ हम जो बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, हम लोगों ने कोशिश की कि बच्चे उस भाषा को, उस तरीकेकार को समझें और हम बड़ों को समझ के बात करें। जबकि मैं ये मानता हूं कि हम बड़ों का, अपने बड़े होने का हमें बहुत गुमान होता है, हमें अपने बड़े होने का बड़ा रौब होता है। लेकिन बड़े वो होते हैं जो अपने से छोटे, अपनी बेटी, अपनी बहन, अपने भाई, अपने पुत्र, अपनी मां, अपने पिता के साथ वो जिस भाषा में समझ सकते हैं, जिन संस्कारों में वो समझ सकते हैं, जिन सरोकारों में वो समझ सकते हैं, हमें उसी भाषा में बात करनी चाहिए। और हमें उन बच्चों के साथ वार्तालाप करते समय बार बार हम बड़े हैं, हमने दुनिया देखी है, इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अरे आपने दुनिया देखी है इसलिए कि आपकी उम्र बड़ी है और उन्होंने दुनिया अभी नहीं देखी है कि उम्र छोटी है, उसमें उनका क्या कसूर है? आपने दुनिया देखी है तो कोई एहसान थोड़ी नहीं किया है, दुनिया ने दुनिया देखी है। लेकिन जो आने वाले हैं, जो इस दुनिया के चैलेंजेस हैं, इस दुनिया के सामने जो चुनौतियां हैं, उन्हें आप कैसे बताएं, कैसे समझाएं? तो जो भाषा हमसे पहले की पीढ़ी में थी वो हमारे जमाने नहीं रही। तो कैसे हो सकता है कि हम जिस भाषा में, जिस अंदाज में बात करना चाहते हैं, उसमें आज के युवा के साथ हम एक सामंजस्य बिठा सकें, बातचीत और वार्तालाप का रास्ता खोल सकें? और हम ये नहीं करते, इसलिए बच्चे हमारी बात सुनते भी नहीं हैं। उनको लगता है जब भी ये बात करते हैं तो ये अपने जमाने की बहुत मिसाल देते हैं, अपने बारे में बहुत बताते हैं, हमने ऐसा किया था, तब हमने ऐसा किया था, तुमने ऐसा नहीं किया। आप ये बताइए कि तुम्हें क्या करना है? वो जो कर रहा है उसमें करेक्शन करिए, उसको निगेट मत करिए, उसको छोटा मत दिखाइए, उसको एहसास मत कराइए, उसके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मत क्रिएट कीजिए कि ये बातें तो बड़ों की बातें हैं, तुम बच्चों का कोई काम नहीं है। आज के दौर में जितनी भी चीजें आई हैं, ये बच्चों की ही वजह से। घर में माता पिता, बुजुर्ग मोबाइल कैसे चलाते हैं, मोबाइल पे कौन सा ऐप आया है, कैसे चलना है, व्हाट्सएप कैसे करते हैं, फेसबुक पे कैसे जाते हैं, ये हमें नहीं पता, क्योंकि ये इस दौर की चीजें हैं। तो हमें इनका प्रयोग करते वक्त मानना चाहिए कि हम इसके मास्टर नहीं हो सकते, मास्टर यही हैं। लिहाजा हम जब बातचीत का तारतम्य बिठा लेते हैं, एक रिश्ता कायम कर लेते हैं, तब हम उनसे अपनी बात कहते हैं। और बातों को यह ध्यान में रख के करना चाहिए कि आज की जनरेशन, ये बच्चे जो स्कूल जाते हैं, ये मात्र अभी स्कूल खत्म करके कॉलेज में जाते हैं, इनके पास 21वीं सदी की जो संचार क्रांति हुई है, कम्युनिकेशन का जो रेवोल्यूशन आया है, इनके पास इंफॉर्मेशन बहुत है। हमारे दौर में ऐसा नहीं होता था, न टेलीविजन था, न मोबाइल था, और लैंडलाइन भी किसी किसी मोहल्ले में एक हुआ करता था, एक होता था किसी कॉलोनी में। और सिर्फ किताबों के अलावा एक रेडियो होता था जिसमें बहुत कम कोई ऐसा प्रोग्राम आता था जिससे हम अपनी जनरल नॉलेज को बढ़ा सकें। तो तब से लेकर के अब तक हम देखें तो आज एक संचार क्रांति, उस क्रांति ने यह किया है कि मैं बोलूं या दुनिया का कोई आदमी बोले, युवा उसको इसलिए सुनता है कि उसे लगता है कि इसमें कोई नई बात है। और सुनते सुनते
उस बातचीत के दरमियान ही उसके पास इस आधुनिक क्रांति जिसे सोशल मीडिया आप कहते हैं, वो बातचीत करते करते ये क्रॉस चेक कर लेगा कि पुष्पेन साहब ने, मेजर जनरल जीडी बख्शी ने, कर्नल आर सिंह ने, कैप्टन सिकंदर रिजवी ने, सुशील पंडित ने, प्रोफेसर कपिल कुमार ने जो बात कही है उसका कोई तथ्य है कि नहीं है, उसे वो क्रॉस चेक कर लेता है। और अगर क्रॉस चेक करते वक्त उसको ये लगता है कि ये आदमी जो बात कह रहा है फैक्ट पे कह रहा है, फिगर के साथ कह रहा है, रेफरेंस के साथ बता रहा है, तब ये जनरेशन उसकी पूरी बात को न सिर्फ समझती है, समझने के बाद पूरी ताकत से जमीन पे उतार देती है। लिहाजा आज की युवा पीढ़ी को हम ये कह के नहीं टाल सकते कि ये तुम हैं, ये कह के हम उसे नहीं टाल सकते। आपको जवाब देना होगा, वो तर्क करेगा, आपसे जवाब पूछेगा। आप ये कह के कि नहीं तुम बहुत कुतर्क करते हो, तुम बहुत बेकार की बातें करते हो, ये कह के आप नहीं टाल सकते। अगर उसकी जिज्ञासा, अगर उसकी अंदर के जो उसके अंदर एक खलबली मची हुई है किसी विषय को लेके, किसी इंफॉर्मेशन को लेकर के, तो जब तक आप उसकी उस जिज्ञासा को सार्थक रूप में शांत नहीं करेंगे तो वो भटकेगा और फिर उसको जानने के लिए वो घर से बाहर कोशिश करेगा। अब घर के बाहर लुटेरे बैठे हुए हैं, इंटेलेक्चुअल आतंकवादी बैठे हुए हैं, एकेडमिक माफिया बैठा हुआ है, राजनीतिक दल बैठे हुए हैं, बड़े बड़े संगठन बैठे हुए हैं, जिनके लिए ये बच्चे वोट बैंक नहीं हैं, जिनके लिए ये बच्चे उनके एजेंडे को लागू करने के लिए एक टूल बन जाते हैं। और वो तथाकथित विचारधाराओं में इन बच्चों को गलत इंफॉर्मेशन दे करके, गलत तथ्य देके इनको, आपको अपने देश, अपनी संस्कृति, अपने सरोकारों और अपनी आस्थाओं और इतिहास के खिलाफ खड़ा कर देते हैं। तब यह संकट होता है कि क्या हमने आज के बच्चों के साथ एक सार्थक घर के अंदर बातचीत की, तथ्यों पे की, बराबरी से की, उन्हें अपने अंदर की बात कहने का मौका दिया कि नहीं दिया। एक वाइब्रेंट सोसाइटी, एक जीवित समाज और जिंदा कौमें, उसकी निशानी है कि आप बातचीत करें, कितना भी कॉम्प्लेक्स इशू हो, उस पे जब तक बात नहीं करेंगे उसके जहन में कंफ्यूजन रहेगा। और यही कंफ्यूजन हमारे 1000 साल की गुलामी का कारण बनी। जिसका जो कार्य था उसने वो कार्य नहीं किया। समाज में हर एक का कार्य बटा हुआ है। बेटे का क्या कार्य है, बेटी का क्या कार्य है, मां का क्या रोल है, पिता का क्या रोल है, राजा का क्या रोल है, सबका रोल बना हुआ है, किसको क्या क्या करना है। हमने इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, इस काम के बंटवारे को विदेशी आक्रांताओं के आने के बाद उन्होंने इस काम को जातियों में बांट दिया। और जो आपकी ताकत होती थी, जो आपका संबल होता था, जो स्ट्रेंथ होती थी, वो आपकी धीरे धीरे कमजोरी बन गई। विदेशी लोग आए, उनको यहां रूल करना था, यहां से सब कुछ ले जाना था, ये सोने की चिड़िया था। यहां दुनिया के अंदर जो इकोनॉमिक्स थी उसमें 33% भारत का कंट्रीब्यूशन हुआ करता था, तो हम सब कुछ थे। लेकिन हमने समय के साथ बदलाव नहीं किया। जिस बदलाव की बात मैंने शुरू में कही, अगर हम समय के साथ अपने अंदर बदलाव नहीं लाएंगे और किसी एक चीज को पकड़ के बैठे रहेंगे, तो हो सकता है कि जिस आदर्शवाद में, जिस एक ऐसी स्थिति में आप रह रहे हो जहां सब कुछ ठीक है,
जहां कानून से चलता हो राज, जहां न्यायपालिका का काम न्याय देना हो, जहां पुलिस का काम अपराधी को दंडित करना हो। एक आदर्श व्यवस्था में जब आप रहते हैं तो आपको बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी होती, क्योंकि जो राज्य का काम है, राज्य अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ निभाता है। जैसे आप ईमानदारी से टैक्स देते हैं, ईमानदारी से स्कूल की फीस देते हैं, तो आप जब अपना काम ईमानदारी से करते हैं, लेकिन राज्य की व्यवस्था में बाकी सारे लोग जो रह रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो आपकी तरह आदर्शवादी हो। उनके नफेरियस एजेंडे हैं, उनकी साजिशें हैं, उनके षड्यंत्र हैं, और उनके जो हिडन एजेंडे हैं आप उनको समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप एक आइडियल स्थिति में रहते हैं। यह आइडियल स्थिति आइडियल समाज और आइडियल व्यवस्था के लिए है। लेकिन आप एक ऐसे देश में रह रहे हो जहां को न लोग संविधान को मानने को तैयार हो, जहां न लोग संसद को मानने को तैयार हो, न पुलिस पे भरोसा हो, न आर्मी पे भरोसा हो, न राज्य की सत्ता पे भरोसा हो। उन्हें कुल मिलाकर के भरोसा 1400 साल पहले अपनी एक किताब पे है, और वो कहते हैं इस किताब के अलावा हम नहीं मानते। तो उनसे आप ये उम्मीद करें कि वो राज्य के अंदर जो आदर्श स्थिति है उसको स्थापित करेंगे या उसको मानेंगे। लिहाजा आप 7, 8, 900 साल पहले इसलिए गुलाम हुए कि आप अपने उस आदर्श स्थिति में रहे। आपका दुश्मन आपके बीच में आया, उसने आपसे अच्छी अच्छी बातें की, और यकायक आपको पता चला कि ये आपको लूटने, आपको मारने, आपकी आस्थाओं को चोट पहुंचाने, इन तमाम चीजों के लिए आया था। इसे आपसे कुछ लेना देना नहीं था। और जब तक आप समझते तब तक बहुत लंबी देर हो गई, और उस देर के कारण आपको 800-900 साल लगे कि हम गुलाम क्यों हुए। हम पुर्तगालीज भी आए, हम डच भी आए, मुगल भी आए, लोधी भी आए, और फिर आखिर में अंग्रेज भी आए। तो हमने कभी उन बातों को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश नहीं की, और यह समझा हमने एक परिवार है, परिवार में बेटी स्कूल जा रही है, बेटा स्कूल जा रहा है, पिता नौकरी करने जा रहा है, मां काम करती है, बस यही स्थिति है। लेकिन आपका घर सुरक्षित कैसे रहेगा? शहर में कुछ पागल कुत्ते भी हैं, शहर में कुछ जंगली जानवर भी हैं, शहर में कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जब तक हत्या न कर दें तो उनकी प्यास नहीं बुझती। देश में और शहर में ऐसे भी लोग हैं जो लुटेरे हैं, जो बलात्कारी हैं। तो आप अपने घर का दरवाजा बंद कर लेंगे, उससे उनकी गिनती कम नहीं हो जाएगी, और वो जो उनकी प्रवृत्ति है, जो उनकी सोच है, वो कमजोर नहीं हो जाएगी। तो अगर आपको अपने घर को पागल कुत्तों से सुरक्षित रखना है, जंगली जानवरों से सुरक्षित रखना है, शहर में भेड़ियों से अपने आप को सुरक्षित रखना है, बलात्कारियों से रखना है, लुटेरों से रखना है, आतंकवादियों से रखना है, तो घर पे ताला लगाना ही सिर्फ पूरी बात नहीं होगी। आपको उस समाज में जिसमें आप रह रहे हैं, जिसमें आपका घर है, ताला लगाने से, दरवाजा बंद करने से वो जो लोग हैं, जो एक गंदी विचारधारा जो 1400 साल पहले पूरी दुनिया में आई थी, वो कम नहीं हो जाएगी, वो बदल नहीं जाएगी। आज नहीं तो कल आपको सामना करना पड़ेगा। जैसे बिटिया शारदा ठाकुर ने अपने आप को तैयार किया, और बॉक्सिंग जैसा मशक्कत वाला, बहुत ज्यादा लेबर वाला, बहुत ज्यादा मेहनत वाला खेल जब मन में सोचा होगा, इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश की होगी, तो पहले जो मानसिक स्थिति है उसको मजबूत किया होगा, और यह सोचा होगा कि इसे खेलते में चोट भी लगेगी, इसे सीखने में चोट भी आ सकती है, तकलीफ भी हो सकती है।
और जब आपने अपने शरीर को और मन को ताकतवर बनाया तो बॉक्सिंग लड़ी जरूर जाती है हाथों से, लेकिन अगर मानसिक रूप से आप ताकतवर नहीं हैं, मानसिक रूप से आप बहुत पावरफुल हैं, तो आपकी मानसिक शक्ति आपके शरीर को ताकत देती है। कुछ कमजोरियां भी आपके अंदर आपके जिस्म में होंगी, तब भी अगर मानसिक रूप से आप बहुत ताकतवर हैं तो आप अपने दुश्मन को, अपने विरोधी को हरा देते हैं। तो खिलाड़ियों को यह समझना चाहिए कि ये जो खेल है आम जीवन में, जिसे हम कहते हैं कि ये सिविलाइज्ड सोसाइटी है, इस सिविलाइज्ड सोसाइटी के अंदर भी आपको अपने मन की और तन की शक्ति को मजबूत रखना पड़ता है। और अगर जब यह पता चल जाता है कि ये बेटी बॉक्सिंग जानती है, ये बेटी मार्शल आर्ट जानती है, और ये लड़का, तो फिर दुश्मन पास नहीं आता है, पास से निकल जाता है। आज की जो चुनौतियां हैं जिसकी तरफ मैं बात करना चाहता हूं, वो ये है कि इस उम्र के बच्चों के साथ उनके भाई, बड़े भाई, उनकी बड़ी बहनें, माएं, भाभियां बैठें और सवाल करें, जवाब दें, और जो पिछले 70 सालों से जो आपको झूठ की घुट्टी पिलाई गई है उससे बाहर निकलें। इसलिए दो चीजों को समझने की कोशिश करें। स्कूल में आप विद्या लेने जाते हैं, विद्या में और ज्ञान में फर्क होता है। ज्ञान मां से मिलता है, पिता से मिलता है, गुरु से मिलता है, और शिक्षा 2+2=4, यह शिक्षा आपको अध्यापक देता है। उससे आपकी मार्कशीट के नंबर ज्यादा और कम होते हैं। लेकिन हमारे यहां शिक्षा को ही ज्ञान मान लिया गया है। जिसकी मार्कशीट में 100 में से 90 नंबर हैं, वो ज्यादा अक्लमंद है, ऐसा होता नहीं है। 3 घंटे की परीक्षा के लिए कुछ रट लेना और रट करके उसे उस समय लिख देना कि वो 3 घंटे में याद आ जाए और आपके नंबर आ जाए, इससे आप काबिल नहीं होते। इसलिए जो सनातन की परंपरा थी, जिसमें गुरुकुल था, जिसमें गणित भी पढ़ाया जाता था, इतिहास भी पढ़ाया जाता था, लेकिन सारा जोर इस बात पे होता था कि ये गणितज्ञ बनेंगे, ये मैथमेटिशियन बनेंगे, ये फिजिशियन बनेंगे, ये डॉक्टर बनेंगे, ये तो एक पढ़ाई के कारण है, लेकिन ज्ञान से ये इंसान बनेंगे। ज्ञान नहीं होगा तो समाज चल नहीं पाएगा। इसलिए हमने ज्ञान को पीछे छोड़ दिया और मार्कशीट के पीछे भागने लगे, और इस मार्कशीट ने आपको कहां पहुंचा दिया है कि सारा समाज में उथल पटल इस मार्कशीट के कारण हो रही है। 3 घंटे में जो आदमी किसी चीज को रट ले और उसको लिख दे, वो ज्ञानी, और जो 5 मिनट में बड़े से बड़ी समस्या, बड़े से बड़ा सवाल सॉल्व कर दे, वो अज्ञानी आदमी है। दुनिया में आप जितने भी वैसे लोगों को देखेंगे जिनका नाम हम याद करते हैं, उनके पास 5-5 पीएचडी की डिग्रियां नहीं है, उनके पास कोई बहुत बड़ा पद नहीं है, लेकिन दुनिया को चलाने वालों में जो ज्ञान है उसके कारण ये दुनिया चल रही है, ये राष्ट्र चल रहे हैं, ये परंपराएं चल रही हैं। किसी स्कूल में यह बताया जाता है कि हमें अपने माता पिता के पैर छूने चाहिए, हमें बड़ों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, हमारी अपने माता पिता के प्रति क्या जिम्मेदारी है। इसलिए जब भारत में गुरुकुल थे तो उन गुरुकुल में
ऐसे बच्चे पैदा होते थे कि उस दौर में एक भी, जब गुरुकुल शिक्षा की पद्धति थी तब देश में, इतने बड़े हिंदुस्तान में जिसमें कई अब राष्ट्र बन गए टूट करके, उन सबको भी मिला ले तो एक भी वृद्धा आश्रम नहीं था, एक भी एज ओल्ड होम नहीं था। लेकिन इस कागजी शिक्षा ने, इस मार्कशीट की शिक्षा ने, हमने इस मार्कशीट के माध्यम से सरकार में या प्राइवेट जगह पे बड़ा पद पाया, बड़ी तनख्वाह पाई। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य पैसे से, रुपए से, पद से बड़ा होता गया, वैसे वैसे वो अपने संस्कारों और सरोकारों से और उस ज्ञान से दूर हो गया जिस ज्ञान से दुनिया चलती है। मार्कशीट से एक घर चल सकता है, एक परिवार चल सकता है, लेकिन मार्कशीट से देश नहीं चल सकता। देश सरोकारों से, परंपराओं से, आस्थाओं से चलता है। अगर यही ना होता तो आज भारत ने बहुत तरक्की की हुई है। हजारों लाखों बच्चे डिग्रियां ले लेके कोई अमेरिका, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई कनाडा, कोई यूके जा रहे हैं, और हम बड़ी तनख्वाह, बड़े पद को ही विकास और तरक्की समझ बैठे हैं। भारत की सनातन परंपरा यह कभी नहीं थी, क्योंकि जिस परंपरा में हम पैदा हुए हैं, जिस सनातन को हम मानते हैं, वो सृष्टि का हिस्सा है। और जब सृष्टि ने आपको बना करके पैदा किया तो इस यूनिवर्स में सब कुछ जितना आपको चाहिए, जितनी आपकी जरूरत है, वो उतना पहले से दे दिया। लेकिन हमने जब गुरुकुल को छोड़ करके पश्चिमी सभ्यता को, पाश्चात्य संगीत को जब अपना आदर्श बनाना शुरू किया, तब क्या हुआ? तब हम अपने सरोकारों से, संस्कारों से, संस्कृति से, इतिहास से दूर होते गए। और जिनकी न संस्कृति हमें पता है, न जिनका इतिहास हमें पता है, हमने उसका अनुसरण करना शुरू कर दिया। लिहाजा इतनी तरक्की हमने की, इतना पैसा हमने कमाया कि हमारी 30-40 साल की उम्र में हमें अपने बच्चों के साथ, अपने मां बापों के साथ रहना मंजूर नहीं है, क्योंकि वो अब बुजुर्ग हो चुके हैं। अब हम उन्हें किसी तरीके से ऐसा बनाना चाहते हैं, ऐसे दिखाना चाहते हैं, मां हमारी ऐसे साड़ी पहने, पिता हमारा ऐसे बैठे, पिता को इस तरह से बात करे, क्योंकि आज के जमाने की जनरेशन के साथ में कहीं उनकी बातचीत से, कहीं उनकी वेशभूषा से, कहीं उनके किसी कहने से समाज में कहीं वो छोटे न दिखने लगे। कोई ये ना सोचे कि इनके माँ बाप कैसे गांव की तरह बात करते हैं, कैसे जमीन पे बैठ जाते हैं। इससे उनके अंदर हीन भावना पैदा होने लगी। लिहाजा उन्होंने न समाज को बदला, न अपने आप को बदला, बल्कि वो 80-80 साल के बुजुर्गों को चाहते हैं कि उनकी जरूरत के हिसाब से वो माता पिता बदल जाए। और ये ऐसा हुआ नहीं। तो आप जब मटेरियलिस्टिक होते हैं, भौतिकवाद की तरफ भागने लगते हैं, अपने सरोकारों से मुंह चुराने लगते हैं, अपनी संस्कृति को भुला देना चाहते हैं, तब ही 40 साल की उम्र में आप अपने माता पिता को एक कूड़ेदान की तरह उन्हें किसी आश्रम में छोड़ देते हैं, मिलने नहीं जाते, बताते नहीं है कि आपके मां बाप कहां हैं। विदेश चले जाते हैं तो हिंदुस्तान में घर में अकेली मां को छोड़ जाते हैं, और उनको लगता है कि $2-4 भेज दिया, बहुत काम हो गया। एक उम्र के बाद मां बाप को डॉलर नहीं चाहिए होता, पैसा नहीं चाहिए होता। जिन्होंने पूरी जिंदगी आप पे लुटा दी, आपके आदर्शों को,
आपके एम्बिशंस को पूरा करने में उन्होंने जिंदगी खपाई। एहसान नहीं किया, यह एक माता पिता की जिम्मेदारी है। लेकिन एक औलाद की जिम्मेदारी क्या है, इसकी तरफ हमने जब वक्त आया तो हमने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। इसलिए आज पूरा देश, पूरा समाज राज सत्ता के पीछे दौड़ रहा है। पद मिल जाए, सत्ता मिल जाए, अपने भाई का गला दबा करके मिल जाए, अपने परिवार को छोड़ करके मिल जाए, किसी भी तरीके से उस अंधी दौड़ में हम चले जाएं। हम LIG से HIG में कैसे जाएं, 2 कारें कैसे हों हमारे पास, इस सब के चाहने में हमने उन्हें छोड़ दिया जिनके कारण आज हमारा वजूद है। तो हमारे यहां शिक्षा को एक खास सोचे समझे एजेंडे के तहत पहले अंग्रेजों ने, पहले मैकॉले ने जो भाषण दिए इंग्लैंड की पार्लियामेंट में, उनकी सारी कॉपियां मौजूद हैं। वहां इस विषय पे चर्चा हुई कि भारत की संस्कृति में कोई लावारिस कैसे नहीं है, भारत की संस्कृति में बुजुर्ग अपने बच्चों के साथ कैसे रहते हैं, कोई बेरोजगार क्यों नहीं है। तब यह पूरा अध्ययन हुआ और मैकाले ने कहा कि जो गुरुकुल है, उस गुरुकुल में पूरी जीने की पद्धति है, सिर्फ पढ़ाई नहीं है, सब कुछ पढ़ाया जाता है, सब कुछ सिखाया जाता है। तो सबसे पहले यह तय हुआ कि इस गुरुकुल को तोड़ो। इसलिए जो अंग्रेजों के मुलाजिम थे भारतीय, उनसे कहा कि आपको इंग्लिश पढ़ना कंपलसरी है और भारत में कॉन्वेंट स्कूल की नींव डाली गई और कहा कि जो अंग्रेजी जानेगा उसी को नौकरी मिलेगी। धीरे 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 आपकी गुरुकुल पद्धति समाप्त होने लगी। लोग नौकरी के लिए अपने संस्कृत को छोड़ करके, संस्कृति को छोड़ करके सब उस दौड़ में शामिल हो गए। और 70 सालों के बाद जिन लोगों को 70 साल पहले यह सत्ता मिली, उन्होंने भी इस देश के पुरुषार्थ को, इस देश के सम्मान को कभी जगाने और बताने की जरूरत नहीं समझी। मैं मैकाले को दोष नहीं देता, मैं इस आजाद भारत में उन तमाम बच्चों से यह सवाल कहता हूं कि अपने बड़ों से पूछें, टीचर से पूछें। और एक बात ध्यान रखें, ये जो नई जनरेशन है, इसे कोई डरा नहीं सकता, न धमका सकता है। इसे आप सच नहीं बताएंगे, ये पीछे पड़ जाएगा आपके। अच्छा इसी में है कि इनको सच बताइए और डरिए मत। सच बताएंगे तो जो आपका बचा कुचा जीवन है वो भी सुरक्षित होगा और इनका शरीर, इनका मन और इनका मस्तिष्क इतना ताकतवर होगा कि ये देश छोड़ के नहीं जाएंगे और इस देश को तोड़ने वालों का बड़ी ताकत के साथ मुकाबला करेंगे। इनको जितना आप धूप से बचाएंगे, लू से बचाएंगे, जाड़े से बचाएंगे, इनका शरीर मजबूत नहीं होगा। जाड़ा है तो जाड़े को भी बर्दाश्त कीजिए, गर्मी है तो गर्मी को भी बर्दाश्त कीजिए। जब वो बर्दाश्त करने की कैपेसिटी आएगी तभी इनको पता चलेगा कि 56 डिग्री टेम्परेचर क्या होता है और -5 डिग्री टेम्परेचर क्या होता है। जब इनका शरीर और इनका मन इसको बर्दाश्त करेगा तो ये कोई इनको हरा नहीं पाएगा। हमारे पूर्वजों ने हमको सच नहीं बताया, हमको आने वाले खतरों के बारे में नहीं बताया, हमारे इतिहास में क्या झूठ बोला गया हमें वो नहीं बताया, हमें कैसे कैसे तर्कों के साथ कैसे कैसे कंफ्यूज किया गया हमें नहीं बताया गया। इसलिए आज सनातन की जो मौजूदा जनरेशन है उसे इस देश के बारे में उन लोगों ने जो इस देश के खिलाफ थे, एक एजेंडे के तहत रहे, उन्होंने वो बता दिया है। इसलिए हम जैसी जनरेशन को समय लग रहा है सच बताने के लिए।
मैं जब भी कभी बच्चों से बात करता हूं तो मैं पूछता हूं कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री का पूरा नाम क्या था, वो कौन थे, किस स्कूल में पढ़े थे, किस कॉलेज में पढ़े थे, कहां से आए थे, वे अब भारत में पैदा हुए थे, भारतीय थे। किसी से पूछो तो बहुत कम लोगों को पता है। लोग पता नहीं करना चाहते हैं। और मैं ये मानता हूं कि अगर आपके शरीर में कोई खराबी आ गई है तो उस खराबी को नजरअंदाज करने से आप स्वस्थ नहीं होंगे। उस खराबी को जानिए। अगर उसका कोई गंभीर इलाज है, कोई ऑपरेशन है, तो उसे टालने से पहले आज ही कराइए, ताकि जो बचा हुआ जीवन है वो ठीक रहे। हमने 70 सालों में बीमारियों का इलाज नहीं किया और ये सोचा कि टाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या है, हमें अपना काम करना है, हमारे बच्चे पढ़ जाएं, हमें नौकरी मिल जाए, बस हमारा तो यही जिंदगी का फलसफा है। लिहाजा जब आपने बीमारियों के अपने चारों तरफ बढ़ने दिया तो वो बीमारियां जब एक बड़ी हो गई, ताकतवर हो गई, अब रेजिस्टेंस पावर उनके अंदर इतनी हो गई कि उन बीमारियों को आप नहीं खत्म कर सकते, तब आपको चिंता हो रही है। अगर सही समय पे सही बीमारी का इलाज किया होता, हमारे बुजुर्गों ने, हमारी सत्ता में बैठने वालों ने, हमारे मंदिरों में बैठने वाले पुजारियों ने, हमारे कथा बांचने वाले लोगों ने सही बात बताई होती, हमारे उस अध्यापक ने, हमारी मां ने, हमारे पिता ने, हमारे बड़ों ने, मोहल्ले ने, पड़ोस ने अगर हमें सच बात बताई होती तो आज ये जनरेशन के सामने एकदम रास्ता साफ होता। लेकिन मैं इस बात से खुश हूं कि इस 21वीं सदी की इस संचार क्रांति ने आज युवाओं से सीधे तौर पे जुड़ने का एक माध्यम बना दिया है। और जब आप अपनी बात तर्कों के साथ कहते हैं तो उनकी समझ में आती है और वो उठ के खड़े हो जाते हैं। इसलिए भारत के पहले शिक्षा मंत्री का नाम अगर पूछो तो लोग कहते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। लेकिन मैं कहता हूं कि मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम अगर आप जानना चाहते हैं तो भाई ये तो पता करो कि मौलाना आजाद का असली नाम क्या था और मौलाना आजाद कहां पैदा हुए थे, कहां से आए थे, उनके बचपन में नाम क्या था, जवानी में नाम क्या था। यह मौलाना अबुल कलाम आजाद की लिखी हुई किताब है। यह किताब कब मिलेगी, क्योंकि यह बड़ी मुश्किल से छपी थी और ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे 1947 से लेकर के 1958 तक। हम आज कोई शिक्षा मंत्री बन जाए तो हम बड़ी खामियां निकालते हैं कि पता नहीं कहां से पढ़ के आई हैं, इन्हें कुछ पता भी नहीं है, ये नहीं है, कोई डिग्री मांगता है, कुछ मांगता है। लेकिन देश के पहले शिक्षा मंत्री जिनका पूरा नाम था सैयद गुलाम मुइनुद्दीन अहमद बिन खैरुद्दीन अल हुसैनी, ये भारत में पैदा नहीं हुए थे, ना भारत में इनका कोई रिश्तेदार था, ना इनके माता पिता भारत के थे। इनके पिता मक्का के में रहने वाले थे, इनकी मां मदीने की रहने वाली थी और इन साहब का जन्म मक्का में हुआ था 1888 में। ये भारत आ गए 1902 में। पूरी दुनिया की सारी किताबें खंगाल दी, मुझे यह पता नहीं चला आज तक कि ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री ऐसा होना चाहिए, कम से कम पढ़ा लिखा हो, कुछ ज्ञान हो। आज तो हम छोटी छोटी बातों पे लोगों से पूछते हैं, लेकिन उस वक्त तो बड़े बड़े ज्ञानी मौजूद थे। लेकिन ये शिक्षा मंत्री न कभी स्कूल गया, न कॉलेज गया, न विश्वविद्यालय गया, ये मदरसे में पढ़े हुए हैं और मदरसे से निकल के मदरसा साहब ये शिक्षा मंत्री बने और 47 से 58 तक रहे। और इतने झूठे थे ये, इतने डरपोक थे कि अपने रहते रहते जो किताब इन्होंने लिखी है इंडिया विंस फ्रीडम, इस किताब को 1958 से पहले लिखा और उस वक्त की जो सच्चाइयां थी और इनके जो मक्कारी के मंसूबे थे, जो साजिशें थी इस आदमी की,
उसके बारे में लिखने की हिम्मत अपने जीते जी नहीं हुई, क्योंकि अगर ये लिख देते तो इनकी पोल खुल जाती, तो फिर ये शिक्षा मंत्री नहीं रहते और इनका हिडन एजेंडा पता चल जाता। तो अपने लिखने से मरने से पहले इन्होंने 30 पन्ने अलग से लिखे और कहा कि जब मेरी मृत्यु हो जाए उसके 30-35 साल के बाद इस 30 पन्नों को मेरी किताब में जोड़ देना। वो 30 पन्ने समेत ये किताब मिल गई है मुझे। जो शिक्षा मंत्री अपने जीते जी सच न बोल पाया हो, जिसका भारत की संस्कृति से कोई लेना देना ना हो, भारत के फ्रीडम मूवमेंट से उसका कोई मतलब ही ना हो, उसके बाप का दादा का, वो यहां आए शामिल हो गए। मक्का में रहने वाला आदमी कलकत्ता चला गया, जबकि कलकत्ता से कोई कल्चर का मामला नहीं था। और किसी ने पूछा, और ये उस दौर में शिक्षा मंत्री बने जब हमारे देश में उस वक्त, आज 1 तारीख है, सारे देश में 5 सितंबर टीचर्स डे मनाया जाता है। ये टीचर्स डे क्यों मनाते हैं? उस वक्त के विद्वान महान शिक्षाविद डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्मदिन होता है। उसे भारत में टीचर्स डे के नाम से याद किया जाता है। वो उस वक्त मौजूद थे, लेकिन वो शिक्षा मंत्री नहीं बने। शिक्षा मंत्री मक्का में पैदा होने वाला यह शख्स बना। और उसके बाद शिक्षा का हाल क्या रहा? 30 साल तक ऐसे ही लोग आए। हुमायूं कबीर आए, एनसी छागला आए, फखरुद्दीन अली अहमद आए, प्रोफेसर नूरुल हसन आए, और आखिर में 2004 से लेकर 2009 तक मोहम्मद अली अशरफ फातिमी, वो 5 साल तक रहे। 30 साल तक शिक्षा में रहने के बाद कहते हैं कि मुसलमान शिक्षा में सबसे पीछे है। लेकिन हम कोई बात फैक्ट पे नहीं करना चाहते, सच्चाई पे नहीं करना चाहते। इसलिए आपने इतिहास में जो झूठ बोले जा रहे हैं, जो बताए जा रहे हैं, चाहे वो इरफान हबीब हो या चाहे उनकी एक बड़ी घनिष्ठ मित्र हैं जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट में कभी क्लर्क हुआ करती थी, फिर उनकी नजदीकियों के कारण वो बहुत बड़ी प्रोफेसर हो गई और बंगाल में 6ठी क्लास की एक किताब उन्होंने लिखी है। बंगाल के अंदर बंगाली में किताब है, 6ठी क्लास की किताब है, और उसमें वो मैडम जिनको मैंने अभी सुना है 60 गांठ से प्रोफेसर ऑफ एमेटस की डिग्री मिल गई है, और वो उस किताब में लिख रही हैं, बंगाली में पढ़ाया जा रहा है कि भगवान राम विदेशी थे और भारत पे आक्रमण करने के लिए आए थे और वो राक्षस मूल के थे। ये बच्चों को 6ठी क्लास की किताब में बंगाल में पढ़ाया जा रहा है। तो हमने आजाद होने के बाद भी इस देश में सत्ताधारियों ने अपने लालच में अपनी सत्ताओं को बनाए रखने के लिए भारत की सनातन संस्कृति को, भारत के मूल्यों को, यहां की संस्कृति को, आस्थाओं को, सरोकारों को धीरे धीरे करके समाप्त कर दिया और एक ऐसी संस्कृति यहां डाली कि यहां बच्चे क्लर्क बने, यहां सिर्फ मालिक की जू हजूरी करें, उनमें ज्ञान नाम की कोई चीज ना हो, वो सिर्फ मार्कशीट के मोहताज बन के रह जाएं। अपने देश के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, अपनी मिट्टी के बारे में, अपने इतिहास के बारे में, जो गौरवशाली इतिहास है उसको वो जान न पाएं। इसलिए अकबर दी में ग्रेट को पढ़ते रहें, इसलिए औरंगजेब का रोड का नाम रख दिया जाए, इसलिए भारत के अंदर किंग एम्परर जॉर्ज 5 जो 5वां राजा था, इंग्लैंड से आया था, आज भी दिल्ली के अंदर कोरोनेशन पार्क है, सबसे बड़ा है और सबसे बड़ी उसकी जॉर्ज पंजम की मूर्ति लगी हुई है, आज भी लगी हुई है। आज भी अंग्रेजों के नाम से बहुत सड़कें हैं, आज भी मुगलों के नाम से बहुत सारी सड़कें हैं। इसलिए आपको बताया जाता है कि वो आक्रांत थे, ये किया, उन्होंने किस तरीके से भगवान राम का मंदिर तोड़ करके बाबरी मस्जिद बनाई, उन्होंने कैसे मथुरा के अंदर मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई, उन्होंने कैसे काशी में बाबा विश्वनाथ, ये सब हमें पता है और दिखाई दे रहा है, लेकिन ये पढ़ाया नहीं जाता, ये बताया नहीं जाता। क्यों? इसीलिए भारत के अंदर
भारतीय पैदा नहीं हो रहे हैं, भारत के अंदर अंग्रेजी शिक्षा लेकर के आईएएस और पीसीएस, जिसे व्हाइट कॉलर क्लर्क कहते हैं, वो पैदा हो रहे हैं। न उनका भारत की संस्कृति से कोई इंटरेस्ट है, न सरोकारों से कोई इंटरेस्ट है, उनको सत्ता की जी हजूरी करनी है। इसलिए जब सत्ताएं बदलती हैं तो फर्क कैसे पड़ता है। मैंने बंगाल की आपको उदाहरण दिया, मैं आपको एक महाराष्ट्र का उदाहरण देना चाहता हूं। महाराष्ट्र में 8वीं क्लास की किताब में, क्योंकि वहां सरकार एक अल्ट्रा सेकुलर आ गई है और सरकारों के मजबूरियां देखिए कि कैसे उसमें जिहादी और अंडरवर्ल्ड दाऊद माफिया, हाजी मस्तान, करीम लाला, ये तमाम जो लेगेसी मुंबई में चल रही थी, उन लोगों के लोग सत्ता में बैठ गए हैं, मंत्री बन गए हैं। उन्होंने मराठी में किताब आई है जनरल नॉलेज की, जो बच्चों को 8वीं क्लास में पढ़ाई जा रही है। शारदा ठाकुर, ये आप जैसे बच्चों का ज्यादा जरूरी काम है, क्योंकि आपने और बच्चों के मुकाबले एक तेजी से देश को अवेयर करने की ये जो मुहिम है उसमें लीड ली हुई है। आपको उनका नेतृत्व करना है, आपको उन्हें अपनी लीडरशिप प्रदान करनी है। और ये जो बातें मैं बता रहा हूं, ये इसलिए कि इस पे चर्चा आपके लेवल पे होनी चाहिए। मराठी में जो किताब पढ़ाई जा रही है 8वीं क्लास की, उसमें लिखा हुआ है सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। ये 3 नाम हम पिछले 40-50 साल से रोज गिन रहे हैं। युवा थे, 24-24, 23-23 साल की इनकी उम्रें थी, और ये तीनों को एक साथ फांसी पे चढ़ा दिया गया। लेकिन सत्ता में कितने जहरीले, कितने खतरनाक लोग अलग अलग जगह बैठे हुए हैं कि उन्होंने बिना चुपचाप से बताए 8वीं क्लास की किताब में लिखा है सरदार शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का नाम हटा करके वहां कुर्बान हुसैन का नाम आ गया है। यह हमारे सामने हुआ है, कोई 50 साल पुरानी घटना नहीं है। मैकाले ने नहीं किया, मौलाना आजाद और प्रोफेसर नूर हसन ने नहीं किया। उन्होंने जो करना था वो तो बेड़ा गर्क करके चले गए। लेकिन हमारे और आपके जमाने, जब इतनी संचार क्रांति है कि कुछ झूठ छुप नहीं सकता, उसके बावजूद भी वो ताकतें जो भारत में पाकिस्तान को वोट देने के बाद, पाकिस्तान के फेवर में वोट देने के बाद भारत में रह गई, अलग अलग मुखौटों में अपने राजनीतिक स्वार्थों के कारण उन्होंने पार्टियां ज्वाइन कर ली, वो आज भी वही एजेंडा चला रहे हैं। और वो किताब पढ़ाई जा रही है कि भगत सिंह, राजगुरु और कुर्बान हुसैन। अब 20 साल के बाद अगर शारदा को यह बात न बताई जाए, शारदा की उम्र के बच्चों को यह बात न बताई जाए, तो आप सोचिए कि 20 साल के बाद बच्चे यही सच मानेंगे। तो हमारे लिए संकट यह है कि हम जो पुराना झूठा और गलत इतिहास, गलत डेट्स, गलत रीजनिंग, हमें पहले उसको साफ करना है, तब नई बात बतानी है।